नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, आज उसकी 7वीं कड़ी यानी अगस्त क्रांति दिवस पर हम पिछले 9 तारीख से एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें सिवान सहित सारण प्रमंडल की सारी घटनाओं जो आजादी के लिए काफी महत्वपूर्ण रही और कई लोगों ने इसमें शहादत दिया, इस पर विस्तृत बातचीत हुई। आज एक बार फिर हमारे साथ आज जश्न आजादी पे आज जो है 15 अगस्त है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर। आप जाने माने पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं और हिंदी के जेडे इस्लामिया कॉलेज में प्राध्यापक हैं। साथ ही हमारे साथ एक और शख्सियत है जिले के, जिन्हें तंग इनायतपुरी के नाम से जाना जाता है, और हम आप सभी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आजादी जो हमें मिली है उसका इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 1942 का आंदोलन था और 47 में जो हमें आजादी मिली, उसका हमारे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा लंबे समय के लिए। सर धन्यवाद राजेश जी, साथ ही नारद मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एक ऐसा सवाल आज खड़ा कर दिया, 42 के आंदोलन या आज़ादी के दौरान हुई समस्त घटनाओं के उपरांत आज़ादी तो हमें हासिल हुई 47 में, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, शहादत दी गई, लेकिन उसका एक नकारात्मक प्रभाव भारतीय समाज पर जो पैदा हुआ, उससे आज भी समाज मुक्त नहीं हो पाया है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उस समय जो लड़ाई हमने लड़ी उसमें दुश्मन बहुत साफ था, सामने था। अंग्रेजों को भगाना है, देश को गुलामी से मुक्ति दिलानी है। आजादी के बाद भी वह प्रवृत्ति भारतीय समाज में उत्तरोत्तर प्रबल होती गई। चिंता की बात यह है, जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं तो आज भी सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय संपत्ति की नुकसान करते हैं, जब हम रेलगाड़ियों को तोड़फोड़ करते हैं, दफ्तरों को जलाते हैं, बसों को जलाते हैं, तरह तरह के और नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें याद कर लेना चाहिए 1942 का वह मूवमेंट जिसमें पूरे देश में यह आंदोलन मचा था। तो हम उसी श्रृंखला का विकास देख रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि 47 में जब हमने आज़ादी हासिल कर ली, तब आंदोलन के स्वरूप में, प्रकार में, तरीके में बदलाव होना चाहिए था। राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए था, जो आज तक नहीं लगा। ये चिंता की बात है भारतीय समाज के लिए, और मैं देखता हूँ कि 42 के आंदोलन का ही वह इम्पैक्ट है भारतीय समाज पर कि आंदोलन का मतलब ही यही समझा गया कि संपत्ति को नुकसान करो, आम जनजीवन को बाधित करो, और इसका काफी नुकसान देश को समय समय पर उठाना पड़ता है जब भी एजिटेशन किसी प्रकार का पैदा होता है। तंग इनायतपुरी सर, आप समाज के चितेरा हैं, समाज की बातों को आप बड़े ही अच्छे लफ्जों में रखते हैं। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो हमें आजादी मिली, ये आजादी का जो जोश था, जो उमंग था, जो उल्लास था, वो बहुत जल्दी धूमिल कैसे पड़ गया, और ये एक नकारात्मक धारा के रूप में काफी दूर तक ये बह चला, इसका क्या कारण है सर? बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को और दर्शकों को। एक बार मैं नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ इस
जश्न आज़ादी के मौके पर एक बार पुनः पुनः बधाई देते हुए मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दरअसल मुझे लगता है कि जिस वक्त आज़ादी मिली, आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसे आम आदमी से इस आज़ादी को जोड़ा जाना चाहिए, या आम आदमी से न जुड़ करके कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ गई, और राजनीति से में जो हमारे यहाँ वोट देने की प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं आज़ादी का गलत दुरुपयोग हम करने लगे। मैंने कभी कहा था कि यूं तो उसके चेहरे पर हर वक्त है मासूमियत, जब गरज होती है कोई पूछती है खैरियत। अब क्या बताऊं कितने मजनू फिर भी उसके पास है, एक हसीना है वो जिसका नाम है जमहूरियत। मुझे लगता है कि राजनीति से इसका रिश्ता कम होना चाहिए था, आम आदमी से इसका रिश्ता जोड़ना चाहिए था। लेकिन वही तमाम लोग जो लोग कहीं न कहीं से आज़ादी की लड़ाई में रहे या नहीं रहे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के बाद आज़ादी का मलाई खाने के लिए जो लोग तैयार हुए, उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। और आम आदमी आज़ादी लड़ने के बाद, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद वो लोग कहीं न कहीं इस आज़ादी के फायदे से कट गए। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी उन्हीं चंद लोगों के हाथों में रही जिन लोगों के हाथों हम आम आदमी गुलाम होते चले गए। मुझे एक बात पुनः ये कहनी है कि आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, इस राजनीति से उसका संबंध होना चाहिए था, जिस सीमा तक होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हम उससे संबंध राजनीति से जोड़ते गए, और आम आदमी राजनीतिज्ञों की तरफ निगाह उठा के देखता रहा। आज़ादी की लड़ाई का यहीं पर जाकर दुरुपयोग हुआ। मैं कभी कभी इस जमहूरियत पर, यहाँ के समस्याओं पर अपनी कविताओं में बात उठाता रहता हूँ। कभी मैंने एक पैरोडी की शक्ल में कहा था, और पैरोडी की शक्ल में यूं कहा था कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, अब तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों समान। यह जो ट्रेजेडी है, यह जो दुख है, यह जो परेशानी है, उस जिसे आम आदमी भोगता है। आम आदमी ने आजादी की लड़ाई में जो दुख तकलीफ हम उठाए थे, उसका मूल्यांकन आम आदमी नहीं कर सका। वो राजनीति की तरफ निगाहें लगाए रहा। कभी यह नहीं सोचा गया कि यह देश हमारा है, हम इसके लिए शहादत दे करके इस देश की आजादी को हासिल किए हैं। इस राजनीति से इसको अलग रख के भी सोचा जा सकता है, जिसे हमने नहीं सोचा। आज जब हम ये सोचने के काबिल हुए, तो यह आजादी उस तरह से उन लोगों के चुंगल में जाकर फंस गई है, जहां से आम आदमी को निकाल के लाने के लिए एक बार पुनः आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जब हम भारत के बाहर नजर दौड़ाते हैं, तो जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे साथ ही, या आप यूं कहें तो हमसे 1 साल बाद, 6 महीने बाद कई देश आजाद हुए। जापान परमाणु बम से तहस नहस हो गया था। दक्षिण कोरिया जो था अपने युद्ध में बिल्कुल वो नासे नाबूद हो चुका था। इजराइल एक नया देश बना। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो ये न जाने आज विश्व के परचम लहरा रहे हैं, लेकिन हम 5000 वर्षों की अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतनी विद्वता लेके भी आज हम एक माहौल के, पूरे विश्व पटल पर एक माहौल के पात्र हो गए। सर, इसको और विस्तार से बताया जाए। राजेश जी, एक नवोदित राष्ट्र के लिए बहुत सारी इच्छा आकांक्षाएं पल रही थी जनमानस में जब देश आजाद हुआ। भारत की यह प्रकृति रही है, आजादी के दौरान ही, संघर्ष के दौरान ही विकसित हुई। मैंने पहले कहा कि नकारात्मक प्रवृत्तियां
और नकारात्मक उद्देश्यों के लिए जनता को असेंबल करना और इकट्ठा करना ज़्यादा आसान रहा है, और यही उस आंदोलन में हुआ भी। लेकिन सकारात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों को इकट्ठा करना अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिन होता है। कारण उसका ये है कि हमने अंग्रेजों को भगाने का ठान लिया और उनके विरुद्ध संघर्ष तो किया। वह एक नकारात्मक संघर्ष था, लेकिन समुद्र पार से आए मुट्ठी भर अंग्रेजों ने करोड़ों भारतीयों को 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। उनमें वह कौन सी खास बात थी जो हमारी भाषा संस्कृति से भी परिचित नहीं थी और उन्होंने हमको गुलाम बना डाला? इस पर हमने कभी नहीं सोचा कि उनकी वो विशेषताएं क्या थी। उन्होंने जो आधुनिक विकास से भारत को जोड़ा, इसे नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारी एक व्यवस्था बनाई इस देश में, इसे नकारा नहीं जा सकता। उनकी कार्यशैली, उनकी निष्ठा, उनका काम के प्रति समर्पण, काम करने के सलीके, समय की पाबंदी, दृढ़ निष्ठा, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उनसे हम सीख सकते थे। लेकिन उनमें हमको सिर्फ अवगुण ही दिखा, क्योंकि उन्होंने हमको गुलाम बनाया था। उनके भीतर के अवगुणों को, गुणों को हमने कभी तवज्जो नहीं दी, फॉलो नहीं किया, उनकी विशिष्टताओं को फॉलो नहीं किया। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, लेकिन उस प्रक्रिया में अंदर का जो संस्कार है, हम मध्ययुगीन संस्कारों की दास्ता से इस कदर बंधे हुए थे, आज भी बंधे हैं, कि हमारे आंतरिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो पाता है। सैकड़ों वर्षों की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मन मस्तिष्क के उन संस्कारों में परिवर्तन होता है, कई पीढ़ियां लग जाती हैं। लेकिन यह कोई साधारण, जैसे छोटी सी बात आपने, आज भी हमारा भारतीय समाज मध्ययुगीन दास्ता के संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाया है। छुआछूत, महिलाओं के प्रति असमानता, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, विकृतियां हैं, जो धर्म के जरिए, धर्म को आड़ लेकर, धर्म के उदात्त मूल्य छिप जाते हैं, ऊंचे मूल्य छिप जाते हैं, और उनकी विकृतियां सिर्फ चढ़कर बोलती हैं। तो ये सारे मूल्य हमारे जीवन पर छा गए, प्रबल होते गए, और उच्च मूल्य जिससे जीवन विकसित होता है, और दुनिया के तमाम विज्ञान और ज्ञान को समेटते हुए हम अपने मौलिक गुणों को संचित संरक्षित करते हुए कैसे विकसित करेंगे, आज ये चुनौती भारत के सामने थी। लेकिन भारत के लोगों को उस दिशा में प्रेरित, प्रभावित नहीं किया गया। यह एक राजनीतिक विफलता थी, शिक्षा की विफलता थी। मेरा ऐसा सोचना है, उस तरह प्रवृत्त नहीं हुआ। हमने जाति पात को बढ़ावा दिया, हमने कुरीतियों को बढ़ावा दिया, उन सारी विकृतियों को हमने धर्म के साथ जोड़कर और तमाम तरह के ऐसे वितान खड़ा कर लिया अपने इर्द गिर्द, जो एक समस्या के रूप में आज ज्यादा प्रबल होकर हमारे सामने अवरोध बनकर खड़ा है। आपने जापान की बात की, आपने कोरिया की बात की, इजराइल की बात की। ये सब देश दृढ़ प्रतिज्ञ और इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने राख के ढेर से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाकर दिखा दिया जापान को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वह राख हो चुका था जापान, और उसकी ढेर से ये कोई मामूली घटना नहीं है। सर,
ये जो हमारा समाज है आज एकदम बिल्कुल बदला हुआ है। व्यक्ति व्यक्ति से डरता है, व्यक्ति व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता है। अपना समय कुत्ते को पाल के, कुत्ते को टहला के, घर में टीवी को देख के अपना समय वो काटता है। क्या ऐसा हुआ इन 72 वर्षों में कि समाज में व्यक्ति व्यक्ति से दूरियां बनाता चला गया और जो हमारा समरस समाज था, जो हमारी जो एक कंपोजिट जो कल्चर है, समेकित संस्कृति है, वो तिनका तिनका करके बिखरता चला गया। आज व्यक्ति दूर की तो छोड़ दीजिए, आज अपने आप में बिखरा है। क्यों बिखर गया? देखिए, वही अशोक जी जो अभी बात कर रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने राजनीति को जिस रूप में लिया है, यह राजनीति है ही नहीं। राजनीति में और कूटनीति में हम दोनों में अंतर करना नहीं जानते हैं। जो कूटनीति है उसी को हमने राजनीति समझा। और जहां तक कल्चर की बात है, आपने सवाल एक बहुत अच्छा पूछा है कि कल्चर एक अलग चीज है और धर्म एक अलग चीज है। हमने बराबर उस कल्चर को धर्म से जोड़ने का काम किया है, जबकि धर्म अंदर स्वीकार किए जाने वाला एक सच है और कल्चर जो आम आदमी के बीच में स्वीकार्य हो वो कल्चर है। हमने कल्चर और धर्म को एक ही समझ लिया। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि गंगा जमुनी तहजीब, ये तहजीब तो एक ही है, उसे गंगा जमुनी क्या कहना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई अमेरिका की तहजीब से अपने आप को मिला रहे हैं। हम तमाम लोग जहां जीते हैं वहां का एक ही तहजीब है, एक ही कल्चर है। मैंने कभी हास्य के मूड में कहा था कि जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान, लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। ये जो कल्चर का डिटोरिएशन हुआ, ये जो कल्चर में गिरावट आई, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि देखिए, पूरे देश की स्थिति ये है कि हम कल्चर को, साहित्य को, आम जिंदगी को, सबको कहीं ना कहीं हम चुनाव के परिदृश्य में देखने लगते हैं। मैं एक कहानी से इसे जोड़ता हूं कि कहा जाता है कि एक बार जंगल में चुनाव हुआ। इत्तेफाक की बात थी कि बंदर जीत गया और शेर हार गया। अब वो शेर नाराज था कि मैं आखिर हार कैसे गया और इन लोगों ने मुझे हराया क्यों। तो वो गया और जंगल के एक जानवर को पकड़ के ले आया, बकरी के बच्चे को, और लेकर बैठ गया और कहा कि बकरी अब तुम बचाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा, देखता हूं कौन बचाता है, जाओ चुन के भेजी हो तुम बंदर को बुला के लाओ। अब वो बकरी बंदर के यहां गई और कहने लगी कि अब तो जंगल के राजा तुम ही हो, इसे बचाओ। तो बंदर अकड़ता हुआ वहां से चला जरूर, लेकिन डरा हुआ था, शेर के करीब गया नहीं और ऊपर जाके बैठ गया और डाल पर चढ़ के इस डाल से उस डाल लगा कूदने। आखिरकार बकरी ने कहा कि बंदर राजा हैं आप, इसी तरह आप कूदते रहेंगे कि मेरे बच्चे को भी बचाएंगे। तो बंदर ने बड़ा माकूल जवाब दिया। उसने कहा देखो बकरी, अब तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे तुम्हारे भाग्य से, हमारी भाग दौड़ में तो कोई कमी नहीं है। आज राजनीति में हम भाग दौड़ की चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन कितना भाग दौड़ कर रहा है। दरअसल आम आदमी से राजनीति का आज भी रिश्ता कोई नहीं है, ये राजनीतिज्ञ जानते हैं, लेकिन आम आदमी यहां का नहीं जानता कि हमारा राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि हमारी तहजीब को धर्म से अलग होना चाहिए, हमारी आजादी की लड़ाई को राजनीति से अलग होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम आज अगर राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रहित में किसी दल विशेष को समर्थन दे सकते हैं और कल राष्ट्रहित में किसी दूसरे को दल को समर्थन दे सकते हैं। राष्ट्रीयता से दल विशेष का कोई लेना देना नहीं होता है, वो राजनीति है, वो अपना काम करते हैं। हम
आम लोग हैं, हम में अगर राष्ट्रीयता है, हमारी संस्कृति जीवित है, हम कहीं ना कहीं अपने को जीवित रखना चाहते हैं, तो उस राजनीति से अपने आप को अलग रखना होगा। मैं पुनः एक मुक्तक पढ़ता हूं कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। डॉक्टर साहब, एक और बात है अपने देश में कि हमारे देश में एक जो बहुत बड़ी कमी है कि आम सहमति नहीं है, कॉन्सियसनेस नहीं है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि हम भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, हम भारत का पहनावा नहीं ग्रहण करते हैं, हम भारत का खान पान नहीं ग्रहण करते हैं, और हमेशा हम अपनी आइडेंटिटी को, हम अपनी पहचान को छिपाए रखते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन वर्षों में कि हम इतनी तेजी से ये सहमति को भूल गए और अपनी चीजों को भूल गए? देखिए राजेश जी, कला हो, साहित्य हो, राजनीति हो, या जीवन के जितने विविध और क्रियाकलाप हों, सबका उद्देश्य है मानव जीवन को बेहतर बनाना। कुछ गलतफहमियां समाज में व्याप्त हो जाती हैं और हम उसी को अमान्यता में मान लेते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने आंतरिक समीक्षा करना भूल गए। मैं जो कर रहा हूँ या समाज के व्यापक हित में जो वो है या नहीं है। निजी हितों पर, निजी हित सबसे ऊपर हो चुके हैं। देश हित, समाज हित, समाज के हक में ये अच्छा है बुरा है इसकी चिंता करना तो सेकेंडरी टर्शियरी हो गया है। ये मनोवृत्ति है। आपने कल्चर की बात की, जब पूरी दुनिया ग्लोबल हो गई है, अच्छी बात है कि जहाँ भी ऊंचे मूल्य और संस्कार हो, उदात्त जीवन शैली हो, उसे अपनाना चाहिए, और जो जड़ जीवन मूल्य हैं उनको त्यागना चाहिए। तो हर युग की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। युग की जरूरतों के हिसाब से जो समाज अपने मूल्यों में, जीवन शैलियों में बदलाव नहीं करता है, वह टूटता है, बिगड़ता है। तो बदलाव स्वाभाविक है। कुछ नए मूल्यों का हर पीढ़ी स्वागत करती है और कुछ पुराने मूल्यों को छोड़ती है। हम क्या एडॉप्ट करें आज के लिए और किन मूल्यों का हम परित्याग करें, यही गतिशीलता है और वही समाज जीवंत रहता है। हम ये भूल गए, हम पुराने उन मूल्यों को जब लिए बैठे रहेंगे कि नहीं ये हमारी परंपरा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये दाएं भाग में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दाएं भाग में एक पीढ़ी को पीछे से प्राप्त होती है गठरी, उस गठरी में हजार हजार वर्षों की परंपराएं और संस्कार सम्मिलित होते हैं। उन संस्कारों में, उन परंपराओं में, रीति रिवाजों में हमें क्या लेना है, ये आज की पीढ़ी अपनी जरूरतों के हिसाब से तय करती है। कुछ छोड़ देना होता है और कुछ नए मूल्य जो हमारे सामने होते हैं उसको स्वीकारना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया साहित्य से, कला से, विज्ञान से, हर विधा से होकर गुजरती है। नायकों का समाज में जो अग्रणी है, प्रभावी है, उनसे अपेक्षा समाज करता है कि इन नए मूल्यों के विकास में वो मदद करें। लेकिन हम भटक गए हैं उन मूल्यों में, हम इस तरह से उलझ गए हैं कि हम क्या छोड़ें और क्या लें, यह तय कर पाना, दिशा देना वही होता है। वो तय नहीं हो पा रहा है समाज में कि हमें क्या स्वीकार्य होना चाहिए आज और क्या छोड़ना चाहिए। जनमानस संकट ये है, कंफ्यूज। हाँ, संकट ये है और इसी संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं।
ये प्रक्रिया हालांकि हर समाज में हर समय चलती रहती है, आज भी चल रही है। आगे धीरे धीरे बदलाव आएगा जब से जैसे विज्ञान जीवन में जुड़ता जाएगा। जैसे बहुत सामान्य सी मान्यता है कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, यह एक धार्मिक मान्यता है। अगर हम धर्म को आधार बनाकर माने तो आज भी हम वही मानते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, दोनों में कितना परस्पर विरोध है। हम किसे स्वीकार करें? संकट है ना। ये टकराव हमेशा रहेगा, रहता है, लेकिन अपनी जड़ों की तरफ यानी जड़ों के जो उदात्त मूल्य हैं। धर्म एक द्विमुखी प्रक्रिया है। हम ये कहना चाहेंगे कि धर्म का एक पक्ष काफी उदात्त और ऊंचा है, सकारात्मक है, और उसका एक पक्ष तरह तरह की कुरीतियों और सड़े गले मूल्य मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम जब मान लेंगे कि यही धर्म है तो समाज की दिक्कतें और परेशानियां, मुश्किलें बढ़ेंगी, और धर्म के उन उदात्त मूल्यों को जब हम स्वीकृति देंगे जीवन में, तब वह विकास की ओर हमें ले जाएगा। लेकिन अफसोस है कि भारत में इसकी आम जनता के बीच इतना अंतर विरोध है कि वह समझ स्पष्ट तौर पर विकसित नहीं हो पा रही है। शायद अगली पीढ़ियों में यह ज्यादा मुखर और स्पष्ट हो। सर, स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता तो नहीं है। जैसे कि आजादी की रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, आजादी की रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कैसे? सबसे पहले तो आपको परिभाषित करना होगा कि नौजवान है कौन। उम्र से आदमी नौजवान नहीं होता, वह एक अंदर की प्रक्रिया है जो आदमी को नौजवान बनाती है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त आजादी मिली, नौजवानों के हाथ में आजादी को मूल्यांकन करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन फिर हम उसी चक्रव्यूह में फंसते चले गए। मैं सिवान से एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप पहले बताइए कि आजादी, जश्न आजादी हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह होता था। मुझे याद है कि यहाँ के जो प्रशासक होते थे, किसी जमाने में जब हम लोग बच्चे थे तो यहाँ एसडीओ झंडा पर फहराते थे। जब जिला बना तो यहाँ के प्रशासक जो होते थे, डीएम, जिला अधिकारी आकर के झंडा फहराते थे। लेकिन राजनीति ने देखा कि इसका लाभ हमें क्या होगा, इसका लाभ हमें कोई नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी की सहभागिता खत्म हो गई, प्रशासक वर्ग के लोगों की सहभागिता खत्म हो गई, और एक प्रभारी मंत्री बना दिए गए कि अब ये जिला में झंडा फहराएंगे जिसका राजनीति लाभ ले सके। तो हम इस आजादी को तैयार हैं कि राजनीति लाभ उठाए, और राजनीति तैयार है कि इस आजादी का लाभ हम उठाएं। ऐसे में यह सोचा जाना, जहां तक धर्म का सवाल है, जहां तक जाति का सवाल है, तो मैंने कभी दो पंक्तियां कही थी कि धर्म से फिसले तो ठहरे जात पर, धर्म से फिसले तो ठहरे जात पर, आखिर हम आ ही गए औकात पर। हम उसी औकात पर आगे रुके हैं, और मुझे लगता है कि इस आजादी के, मैंने पूर्व में भी कहा है कि आजादी की मलाई आम आदमी को खाना चाहिए था, लेकिन वो मलाई राजनीति खा रही है, और हम लोग इतने कमजोर बना दिए गए हैं कि हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। कानून भी ऐसे बन गए कि हम ऐसे अवसरों पर जब झंडोत्तोलन हो रहा हो तो हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते कि यह उचित नहीं हो रहा है, हम उसके लायक भी नहीं रहे। ऐसे में मुझे लगता है कि फिर से एक बार इस पर सोचा जाना चाहिए, और एक आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, और आम आदमी को इस देश में पुनः दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। डॉक्टर साहब, एक बात है,
जैसे कि जो ये जश्न आजादी का आज जो हम लोग समारोह मनाते हैं, ये बिल्कुल जो है औपचारिक बन के रह गया है, एक औपचारिकता रह गया है। और हम लिखने पढ़ने के लिए कुछ लिखते पढ़ते हैं, लेकिन ये औपचारिकता है। आखिर इसका कहां तक अंत आप देखते हैं? कब इसमें कुछ सुधार आएगा, या वो कौन सा समय आएगा जब इसमें एक मोड़ आएगा और जो जनमानस है वो समझेगा? हमारे देश का आईन, संविधान कहता वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग से ही सब कुछ है। और आज के दिन ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सप्रेस, शोषित हम भारत के लोग हैं। ऐसा क्या है? देखिए, औपचारिक इसलिए लगता है ये आज़ादी, ये तामझाम, कि कई स्तरों पर समाज बटा हुआ है। आम लोग महसूस करते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरतें उनके लिए अपेक्षित थी आज़ादी के बाद, वे उन्हें हासिल नहीं हो सकी। समाज में इतने अंतर्विरोध हैं, इतने टकराव हैं और इतनी नकारात्मकता है, उसी का ये नतीजा होता है कि मास पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है और लोगों में ये उत्साह बन नहीं पाता। हम भारत के लोग कई स्तरों पर एक साथ जीते हैं। कभी हम जातिवादी भी हैं, कभी हम राष्ट्रवादी भी हैं, कभी हम धर्म के प्रबल प्रवक्ता भी हैं, हम कभी शोषितों के पक्ष में। ये एक ही आदमी के चेहरे हैं। एक आदमी जिस चीज की एडवोकेसी करता है यहाँ, अपने आचरण में ठीक उसके विरुद्ध खड़ा होता है। तो एक व्यक्ति के इतने सारे चेहरे जब होंगे, जो भारतीय समाज की सबसे मतलब एक विकृत चेहरा है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो ये नैतिकता का अभाव है, नैतिक साहस का अभाव है। जीवन के बारे में अपनी धारणा, हम अपराध बोध से भी ग्रस्त हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, इसलिए इसे छिपाए रखूं। तो ये सारे संकट हर इंडिविजुअल के सामने कमोबेश है, चाहे वो राजनीति में हो या कला में हो। जो वो जी रहा होता है वो कहता नहीं है, और निजी जीवन या तरह तरह के कई फोल्ड में वो जी रहा है, और यह दुविधा, यह द्वंद उसे उल्लास पूर्वक कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने देती है। का अलग संकट है, पुरानी पीढ़ी का अलग संकट है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो गैप है वह है एक परिस्थिति जन्य गैप है। ये टकराव भी रहेगा और दोनों के बीच से एक रास्ता भी निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भारतीय समाज की ऐसी समझ विकसित होगी कि वो सिर्फ राष्ट्र की सोचेगा, राष्ट्र के बारे में सोचेगा, और छोटे छोटे हितों का परित्याग कर व्यापक समाज के हित में उत्सर्ग की भावना उसमें प्रबल होगी। धन्यवाद। तम सर, अंतिम प्रश्न आपसे, उसके पहले 2 लाइन। नशे मन नहीं तेरा, नशे मन नहीं तेरा, कशरे शाही के गुंबद पर तू शाही है, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये आम जनता या एक जो जनमानस है, ये कब चट्टान पर बसेरा करके अपने देश को संवारेगा? मैंने इसके पूर्व भी कहा है कि हम लोग जब 1976 में छात्र हुआ करते थे, तो उन दिनों बात ये समझ में नहीं आई थी जब जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन किया था और उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक परिवर्तन होने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई बहुत लंबी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए
कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, यह एक दिन चुनाव से इसे पूरा नहीं किया जा सकता। हम बहुत कमजोर लोग हैं, या ये कहिए कि हम धैर्य रखने वाले लोग नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई मिरेकिल हो जाए, कोई परिवर्तन ऐसा हो जाए, और तब हमने ये सोचा कि हमने अपना काम खत्म कर लिया। हम अब राजनीतिक रूप से जो सत्तासीन लोग थे उनको हटाकर नए लोगों को बिठा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक लड़ाई लंबी लड़ाई है, और उसको व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने सोच में बदलाव होनी चाहिए। हम बार बार ये बात कही जाती है कि हमने राष्ट्रीयता का अभाव हुआ है। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, ये कुछ हद तक सही भी है। अगर आप ही से कह दिया जाए ये सारी संपत्ति हमारी है, इस देश की है, आज कह दिया जाए कि कोई मजिस्ट्रेट चेकिंग ट्रेन में नहीं होगी, अपने अंतरात्मा की आवाज से आपको टिकट खरीद करके ट्रेन में सफर करना है, तो कितने लोग अंतरात्मा की आवाज पर टिकट खरीद करके और उस ट्रेन को सुरक्षित रखने के लिए उसमें टिकट लेके चलेंगे? मुझे लगता है कि 1% आदमी भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जहां हमने नींव डाली थी, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद जिस नींव पर हमने इस पूरी इमारत को खड़ा करने का प्रयास किया था, वह नींव ही उस कदर कमजोर, या यूं कहिए कि गलत ढंग से हमने नींव डाल दी थी कि जिस नींव पर एक अच्छी बिल्डिंग तैयार करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि उस चट्टानों पर जाने के लिए, जहां आप कह रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए और उस सोच को अपने भीतर शामिल करने के लिए हमें फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको अलग से समझाना होगा, और इस राजनीतिक लोगों के भरोसे, जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, उन लोगों के भरोसे इस राजनीति में हम राष्ट्रीयता को शामिल नहीं कर सकते। कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनाव को अलग हटाकर हम में राष्ट्रीयता शामिल करने को तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि जितने लोग भी हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वही राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादिता वही करते हैं। आम आदमी कहां इस बात को लेकर चल रहा है कि हमें राष्ट्रीयता आनी चाहिए? ऐसी कोई संस्था का नाम बता दीजिए जो लोग ये कहते हो कि हमें राष्ट्रीयता आनी चाहिए, और चुनाव को और राजनीति को इससे परे हटा करके हम राष्ट्रीयता के प्रति कुछ न कुछ अपने को समर्पित कर सकें। मुझे नहीं लगता है कि अब तक ऐसी कोई संस्था है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जिस दर्द को और जिस दुख को महसूस कर रही है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमें सोचना होगा। हम राष्ट्रीयता की तरफ सोचेंगे भी, मुझे विश्वास है, और आशावादिता को छोड़ करके किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। हम लोग आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में इस सोच हम लोग पैदा करेंगे, और राष्ट्रीयता के साथ साथ हम राजनीति को परे हटाकर इस देश को अलग से जरूर कुछ सोचेंगे। धन्यवाद सर। आप आज हमारी 7वीं कड़ी को आपने देखा। इसी के साथ ये अगस्त क्रांति दिवस की जो श्रृंखला है आज समाप्त हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें लगातार इंतजार रहेगा, और आशा ही नहीं, आगे भी हम इस तरह की श्रृंखला चलाएंगे। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका धन्यवाद। आप बहुत जल्दी हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे सिवान का इतिहास, यानी सिवान जब से आबाद हुआ तब से आप इस सिवान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक इतिहास पर विशेष तौर पर चर्चा होगी, और हम आपको परत दर परत चीजें बताएंगे, और साथ ही सारण प्रमंडल पर भी हम लोगों की विशेष नजर होगी, विशेष खबर हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।